ये जो वेबिनार है ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको इसमें आप फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है इस वेबिनार को कंडक्ट करवा रहा है। और आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ। मैंने यूएसएमएलई भी किया, लेकिन फिर एफसीपीएस जब मैंने यूएसएमएलई का प्रोग्राम था तो उस दौरान मैंने वैसे फर्स्ट एड की हुई थी यूएसएमएलई के लिए। तो मैं उस वक्त डेमोशिप कर रहा था, डिमॉन्स्ट्रेटर था। तो मेरे जो कोलीग थे वो एफसीपीएस पार्ट 1 दे रहे थे, तो मैंने फिर उस वक्त एफसीपीएस पार्ट 1 भी दे दिया उनके साथ और एमडीएमएस भी दिया। तो एफसीपीएस पार्ट 1 और एमडीएमएस अभी मैंने इनिशियल स्टेजेस पे था यूएसएमएलई के, जब मैंने ये दोनों एग्जाम दिए। लेकिन अगर कोई पर्सन का बिल्कुल इरादा ये है कि मैंने यूएसएमएलई ही करना है, यानी कि उसका कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका होता है कि हमने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, हमने यूएसएमएलई करना है, तो उनको एफसीपीएस पार्ट 1 देने की कोई ज़रूरत नहीं है या उनको एमडीएमएस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम सिर्फ ये है कि हमने यूएसएमएलई करना है और इसके अलावा और मेरा कोई प्लान ही नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में हाउस जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हाउस जॉब में जो उन्होंने एक साल लगाना है, उसके बजाय वो यूएसएमएलई अगर तो उनका स्टेप 1 स्टेप 2 हो चुका है तो वो रिसर्च पे ये टाइम लगाएं, वो ऑब्जर्वरशिप करें अमेरिका में जाके, वो इंटर्नशिप करें, तो उनको हाउस जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम जो यूएसएमएलई स्टेप 1 है क्या वो एमबीबीएस 5 साल मुकम्मल होने के बाद ही दे सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप सेकेंड ईयर के बाद अपनी मोस्टली जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है उसमें आप अपना जो कॉलेज होता है उसका अच्छी तरह पढ़ें, अपनी बेस बनाएं। जो थर्ड ईयर और आपका अगर माइंड बन भी चुका है कि मैंने यूएसएमएलई करना है, तो सबसे पहले ही माइंड बना हुआ है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये होता है आपके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता होता और आपने समझना होता है। तो उसमें जो चीज़ें फोकस करने वाली हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, इसमें आप कॉलेज लाइफ को समझें और थोड़ा एंजॉय भी कर लें, क्योंकि जब आप स्टेप्स में आएंगे फिर इंजॉयमेंट तो खत्म हो जाएगी, फिर तो बस पढ़ना ही एक ही काम है, बस स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी। तो इसलिए जो पहले आपके 1 से 2 ईयर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू से जिनका माइंड है कि हमने ये करना है। फिर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा जो आफ्टर ग्रेजुएशन जिनका माइंड बनता है उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है, या वो स्टूडेंट्स जिनका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल में माइंड बनता है उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि जो शुरू से जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि आपने यूएसएमएलई करना है और वो अभी एमबीबीएस में आए हैं, तो उनके लिए ये होता है कि वो पहले 1 to 2 ईयर तो वो अपनी फाउंडेशन बनाएं और कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर लें। और मेनली जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो चीज़ें यूएसएमएलई में इम्पोर्टेंट हैं, जो बुक्स यूएसएमएलई में इम्पोर्टेंट हैं, एनाटमी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जबकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मेन फोकस किया जाता है वो एनाटमी पे किया जाता है, जो कॉलेज लाइफ में किया जाता है। लेकिन जो यूएसएमएलई है उसमें एनाटमी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ हाई यील्ड एनाटमी की जरूरत होती है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी होती है, तो फिजियोलॉजी आप अच्छी तरह पढ़ लें, बायोकेमिस्ट्री आप अच्छी तरह पढ़ लें। तो ये दो बुक्स ऐसी हैं जिनमें जिनमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा जिनका ज़्यादा पोर्शन है एग्जाम में यूएसएमएलई में, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा जो है उसके पास काफ़ी टाइम होता है इस दौरान, क्योंकि बहुत टाइम होता है। वो डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुन सकते हैं। डॉक्टर नजीब के लेक्चर फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे हैं और कंप्लीट हैं। पैथोलॉजी के उनके कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजी के अच्छे हैं और कंप्लीट लेक्चर हैं, यानी डिटेल। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा उसके पास काफ़ी टाइम होता है, तो वो डिटेल चीज़ें पढ़े, फाउंडेशन अपनी बनाए, अपनी फाउंडेशन डेवलप करे, बायोकेमिस्ट्री लिपन कार्ड से पढ़े। और इस तरह जो हार्पर्ड भी अच्छी बुक है, लिपन कार्ड अच्छी बुक है। तो ये वो बुक्स हैं। और जो मेन फोकस अगर वो करना चाहे कि मैं स्टार्ट से ही अच्छा फोकस रखना चाहता हूँ, तो वो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स, और ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है यूएसएमएलई में। तो जेनेटिक्स पे अपना फोकस करे। जेनेटिक्स एग्जाम में डिफिकल्ट जो चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं ना यूएसएमएलई में, वो कौन सी हैं?
जिनमें पर्सन डेफिशिएंट रहता है, वो एक जेनेटिक्स है, दूसरा है बायोस्टैट। ये चीज़ें पढ़ने के बाद भी थोड़ी रहती हैं, मुश्किल रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि उन्होंने अच्छा पढ़ा होता है लेकिन फिर भी डिफिकल्ट लगती हैं। बायोस्टैट और एथिक्स, एथिक्स हमारे आपको पता है पहले ही बहुत वीक हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एथिक्स भी हमारे जो हम लोग जो है ना उनके एथिक्स इस तरह ही है बस। तो एथिक्स हमारे पहले ही वीक हैं और ये पढ़ने के बाद भी वीक ही रहते हैं। यानी कि हम एथिक्स ऐसा यूएसएमएल में ऐसी चीज़ है कि जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर पढ़ने के बाद इवन के सब कुछ करने के बाद वो वीक ही रहते हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। और ये चीज़ें हैं जिन पे आपने जो डिफिकल्ट होती हैं, तो इसलिए इन पे आपने शुरू से ही इन पे फोकस करना है। अब मैं वो चीज़ें, वो सोर्सेज जो यूएसएमएल में यूज होते हैं, जो कि आपकी तैयारी में आपको हेल्प करते हैं, वो कौन से हैं? ये फिजियोलॉजी, चले अभी हम पहले सोर्सेज यूज कर ले, मैं आपको सोर्सेज बता दूं। आवाज ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए। जी, यूएसएमएल गाइडलाइन बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। तो यूएसएमएल की जो मेन सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने यूएसएमएल को दो वर्ड में, तीन वर्ड में एक्सप्लेन करना हो कि तीन वर्ड से ये यूएसएमएल मुकम्मल हो जाए, तो उसके लिए फर्स्ट एड है, यू वर्ड, टू बैंक प्लस पैथोमा। तो आपका यू वर्ड ये सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। खैर मैं एक्सप्लेन कर चुका था और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो अब जहाँ हम पहुंचे थे वहां से शुरू, जहाँ एंड हुआ है, मैं ये कह रहा था आपने जो अच्छे जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं उनके लिए टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, चाहे वो आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट तैयारी कर रहा है या ड्यूरिंग स्टडी एमबीबीएस ईयर में। तो मैं ये कह रहा था जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो जो भी आपने सोर्सेज यूज करने, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो ये तकरीबन आपके 6 मंथ ले जाएंगे। और इसमें आप फर्स्ट एड करेंगे विद लेक्चर्स। फर्स्ट एड के लेक्चर से जिनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, जो समझते हैं कि हमें तो फर्स्ट एड खुद से आ जाएगी या उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और तो ओके ठीक है, वो कोई किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। जिनके कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं है उनके लिए जो लेक्चर है वो मैंने बता दिए। तो उसके बाद साथ यू वर्ड, अब मैं बताऊंगा कि यू वर्ड करना किस तरह है, वो मैं यू वर्ड करने का तरीका क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यू वर्ड करना है और सोर्स जो भी उसने करने हैं, लाइक एथिक्स के लिए आप 100 बुक 100 कॉर्डन फिशर की बुक है, 100 केसेस एथिक्स की बुक है, वो यूज करते हैं। तो और उसके अलावा बायोस्टैट के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज करते हैं इसके अलावा मैं बताता हूँ। लेकिन जो भी सोर्सेज आपने यूज करने हैं, ये ओवरऑल बता रहा हूँ, जो भी सोर्सेज यूज करने हैं, जो कुछ भी करना है आपने, फर्स्ट एड, यू वर्ड और दूसरे सोर्सेज 6 मंथ में आपने मुकम्मल करने हैं। और फिर आपने NBME देना है, NBME। अगर आपका स्कोर टारगेट रेंज में आ रहा है, टारगेट रेंज फर्ज किया कि आपने 240 या 230 रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, तो आपने फिर 2 मंथ और देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना, उसको लेंथ ही नहीं करना, और उसको रिवाइज करना है अपने सब जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, और साथ असेसमेंट देते जाने। ये जो NBM में ये अभी आज क्या है 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे असेसमेंट टेस्ट हैं। और इसमें हर एक जो टेस्ट की जो फी है वो $60 है। तो ये आपने देने होते हैं। और फिर प्लस 2 असेसमेंट और हैं, 2 असेसमेंट और कौन सी हैं, यू वर्ड
सेल्फ असेसमेंट एग्जाम, तो ये भी टू ये होते हैं, तो ये भी ये 5 ये और 2 ये 7 आपके असेसमेंट एग्जाम हो गए, और एंड पे आपने फ्री 120 देना होता है। ये फ्री 120 भी एक पेपर की तरह एक पेपर है जो कि यूएस में वेबसाइट पे पड़ा होता है और आपने ये देना होता है, आप देते हैं। ये आपके टोटल जो असेसमेंट्स हैं 5 ये बन की यूसा यूर सेल्फ असेसमेंट एग्जाम 2 ये 7 और 8 ये मिनिमम आपकी ये वो सेल्फ असेसमेंट एग्जाम है जो आपने देने होते हैं। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो जो ओल्ड एनबीएमईज हैं पहले होते थे जब हम थे उस वक्त था 21 से लेकर 25 तक थे, 18, तो ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन है। जो ऑनलाइन आपको टेस्ट मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे, तो एंड पे आपने एग्जाम देना होता है। अब ये है कि यूवर्ड करना किस तरह है। मैं कवर कर दूं। यूवर्ड करने का तरीका क्या है? यूवर्ड जो है मेरे ख्याल में आजकल जो उसकी जो 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन है आई थिंक 1 लाख के करीब होगी, $513 आई थिंक उसकी फी है। तो ये तकरीबन 1 लाख का बनता है। तो 6 मंथ की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूवर्ड क्यू बैंक की। ये यूवर्ड जो है ये एक वेबसाइट है, उस पर जाके आपने यूवर्ड की सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। और जब यूवर्ड करते हैं तो इसके आगे करने के तरीके होते हैं। एक होता है ट्यूटर मोड, जब आप करने लगेंगे यूवर्ड तो इसका वो आपको ऑप्शन देगा ट्यूटर मोड में करना चाहते हैं या आप एग्जाम मोड में करना चाहते हैं, या अब आप ट्यूटर एग्जाम मोड में करना चाहते हैं। तो ये ट्यूटर मोड है, उसमें जब आप एमसीक्यू करेंगे आप फर्ज किया कि ए आपने आंसर लगाया तो आप सबमिट करेंगे तो उसी वक्त नीचे एक्सप्लेनेशन दे देगा। जो एग्जाम मोड है उसमें आपको 60 मिनट देता है, 60 मिनट में आपने वो आंसर नहीं बताता, वो आंसर एंड पे बताएगा, लेकिन 60 मिनट में आपने वो ब्लॉक मुकम्मल करना होता है। तो ये यूवर्ड को करने के तरीके वो है पैटर्न है यूवर्ड का। अब ये है कि यूवर्ड जब आप कर रहे होते हैं तो क्या ऑप्शन बेहतर है, किस तरह आप उससे ये मेरी सजेशन है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सुने, जो सिस्टम करें फर्स्ट एड का, फर्क है आपने सीवीएस की है, पहले आपने एक दफा फर्स्ट एड सारी कर लेनी है, सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ। सेकंड टाइम आपने दोबारा फर्स्ट एड करने लगे हैं, पहली दफा आपने फर्स्ट एड लेक्चर के साथ कर ली है, दूसरी दफा भी लेक्चर सुन रहे हैं और सीवीएस आपने किया है। तो सीवीएस के जो जितने भी उसने यूवर्ड ने एमसीक्यू दिए हुए, फर्ज किया कि उसने 300 दिया हुआ, तो आप 150 जो एमसीक्यू हैं वो अभी कर लें और 150 को रहने दें। फिर आपने फर्स्ट एड का किया सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके लेक्चर सुने हैं और ये सिस्टम किया अच्छी तरह, और इसके बाद आपने बल्कि इसके भी 300 एमसीक्यू टोटल थे, लेकिन आपने उसमें से 150 कर ली, तो 150 रिमेनिंग रह गई। इसी तरह आपने मूव करते जाने, उसके हाफ करते थे ना, हाफ छोड़ते जाने। रीनल है तो रीनल का फर्ज किया अगर 200 थे तो आपने 100 कर लिए, 100 छोड़ दिए। तो ये जो हाफ क्यू बैंक होगा ये आपका सिस्टम वाइज हो जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम आप कर रहे हैं वो सिस्टम आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं। जो हाफ आपके क्यू बैंक होगा वो आप रैंडम करेंगे। रैंडम का मतलब ये है कि आप सारे सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे, रीनल भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, रेस्पिरेटरी भी कर लेंगे, सारे सिस्टम कर लेंगे, और उसके बाद आप उनको रैंडम ब्लॉक बनाएंगे, रैंडम ब्लॉक बनाएंगे, टाइम मोड में आप करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि सर जब हम यूवर्ड शुरू करते हैं, और पहले ये है कि आपने फर्स्ट एड को एक दफा मुकम्मल कर लेना है, फर्स्ट एड स्टेप 1 को लेक्चर के साथ मुकम्मल कर लेना है, और जब दूसरी दफा करने लगे तो फिर आपने साथ यूवर्ड के साथ करना। पहले आपने फर्स्ट एड को एक दफा खत्म करके दूसरी दफा यूवर्ड जब फर्स्ट एड करने लगे
तो उसके साथ आपने फिर यू वर्ड ले लेना है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना कि आप एक साल में फर्स्ट एड ख़त्म हो रही है और एक साल में दोबारा ख़त्म हो रही है, इस तरह नहीं। जल्दी, जितना जल्दी मूव करेंगे यू वर्ड पे जब आपने मूव करना तो असल में आपकी तैयारी स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो यू वर्ड जितना जल्दी हो सके उसे बाय करना है और फिर उसे करना है। तो जब यू वर्ड करें, हाफ आपने हर सिस्टम को सिस्टम वाइज वे में कर लेना है और जो हाफ को छोड़ देना है, और एंड पे जब हाफ मुकम्मल हो जाए तो आपने रैंडमली फिर ब्लॉक फिर रैंडम हाफ आपने जो है वो रैंडम कर किया कर। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने स्टडी प्लान की तरफ। ये आपके सोर्सेज हैं जो आपने यूज करने होते हैं। यूएसएमएल रिसोर्सेज कौन से? तो यूएसएमएल रिसोर्सेज में आपकी फर्स्ट एड है, पैथोमा है, स्केची माइक्रो है, यूवर्ड क्यू बैंक है, बोर एंड बियॉन्ड्स हैं, कैप्लन है, बोर्ड बीआरएस बोर्ड रिव्यू सीरीज, ये बीआरएस है, ठीक है। ऑस्मोसिस के लेक्चर्स हैं, एनबीएमई सेल्फ असेसमेंट एग्जाम है, डॉक्टर इन ट्रेनिंग, ये भी एक तरफ एक लेक्चर है, लेकिन ये फ्लैश कार्ड भी होते हैं। ये सारे सोर्सेज दिए हुए हैं जो कि आमतौर पे जो इसके लिए वो हैं, थोड़े पॉपुलर सोर्सेज हैं। एम्बोस है, स्केची फार्मा है और एंकी है। इसमें जो ये तो सब बता दिए हैं जो आपके करने की चीजें कौन सी। फर्स्ट एड, यूवर्ड, एनबीएमई सेल्फ असेसमेंट एग्जाम और पैथोमा, स्केची माइक्रो, और जो एक सोर्स है जो हमारा फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स आपने फर्स्ट एड करने के लिए, फर्स्ट एड मेडिसिन इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर, ये जो लेक्चर्स हैं इसकी एक जो खूबी वो ये है कि फर्स्ट एड बुक ओपन होती है, और दूसरा ये है कि जो बीएनबी की स्लाइड्स हैं उसमें वो भी इसमें बताई गई हैं, और जो कैप्लन है, कैप्लन की जो वो स्लाइड जो फर्स्ट एड में नहीं थी उन्हें भी किसी हद तक उधर एक्सप्लेन कर दिया गया। तो फर्स्ट एड मेडिसिन में तीन चीज़ें आपको इकट्ठी मिल जाएंगी, और बीआरएस फिजियोलॉजी के लेक्चर भी फर्स्ट एड के साथ मिल जाएंगे। तो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर में और पैथोमा का जो कंसेप्ट है, बुक तो वो उधर ओपन होती है आपकी फर्स्ट एड ही, लेकिन जो पैथोमा में चीज़ें लिखी हुई हैं और फर्स्ट एड में नहीं लिखी। जो पैथोमा पैथोलॉजी जो फर्स्ट इसने लिखी है पैथोमा ने, लेकिन फर्स्ट एड में वो चीज़ मेंशन नहीं की गई। तो जब हमने फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर बनाए तो उसमें हमने पैथोमा की वो चीज़ें भी फर्स्ट एड लेक्चर में ही बता दी। तो ये तो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर में तीन ये सारे सोर्सेज फर्स्ट एड, पैथोमा एंड जो है बोर एंड बियॉन्ड की जो टिपिकल स्लाइड्स हैं जो फर्स्ट एड में नहीं है वो बता दी गई हैं। कैप्लन में जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं मगर फर्स्ट एड में वो नहीं थी, वो भी उसकी स्लाइड भी फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बीआरएस फिजियोलॉजी के लिए असल में बीआरएस फिजियोलॉजी में सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप कहें वर्ल्ड में जो टॉप की फिजियोलॉजी की बुक्स हैं जो कंसाइज हैं उसमें बीआरएस फिजियोलॉजी बहुत अच्छी बुक है, तो इसके लेक्चर्स नहीं थे। कैप्लन जो है, कैप्लन फिजियोलॉजी इतनी अच्छी नहीं जितनी बीआरएस फिजियोलॉजी है, लेकिन कैप्लन फिजियोलॉजी के लेक्चर्स हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी बुक नहीं है जितनी बीआरएस फिजियोलॉजी है। तो बीआरएस फिजियोलॉजी के लेक्चर नहीं थे, तो इसलिए हमारे फर्स्ट एड मेडिसिन वेबसाइट पे बीआरएस फिजियोलॉजी के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। जिनकी फिजियोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट है और उन्हें मुश्किल लगती है, वो ये लेक्चर बीआरएस फिजियोलॉजी को लेक्चर के साथ कर सकते हैं। अच्छा, एक और सोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, अच्छा स्केची जो है ये बहुत माइक्रो की स्केची बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केची फार्मा ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब आप माइक्रो करें तो स्केची माइक्रो के लेक्चर्स हैं वो आपने देख लेने, उसमें उसने बैक्टीरिया को कार्टून फॉर्म में आपको बताया हुआ है।
एंकी, अंकी या इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, अंकी या एंकी, इसमें ये क्या चीज़ है? इसमें स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है, एक ये सॉफ्टवेयर है जिसमें ये रेपिटेशन करवाता है, आपकी रिवाइज करवाता है। रोजाना के कोई 10 कार्ड आपके सिस्टम में आ जाते हैं और ये कहता है कि इसे रिवाइज करो। तो जो कार्ड आसान होते हैं वो कार्ड जो हैं, कार्ड किसके बने होते हैं? एक स्टूडेंट्स ने तैयारी करते हुए कार्ड्स बनाए हुए हैं। ये एंकी के कार्ड आप खुद भी बना सकते हैं, और बाल कार्ड आप खुद नहीं बनाते, आप कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका बहुत अच्छा स्कोर आया होता है, तो आप उससे कहते हैं कि यार आप एंकी कार्ड जो आपने बनाए वो मुझे दे दो, और आप उससे रिवाइज कर लेते हैं। बल्कि सीवीएस के कार्ड थे, और सीवीएस को उसने कार्ड बनाए हुए हैं, और सीवीएस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये कार्ड नंबर 1 है, इसमें उसने लिखा हुआ था पेरिकार्डाइटिस के बारे में। ये कार्ड नंबर 2 है, इसमें उसने लिखा हुआ था मायोकार्डाइटिस के बारे में। तो ये कार्ड आप रिवाइज करते रहते हैं, और जो कार्ड मुश्किल आपको आसान लगते हैं, आप कहते हैं ये इजी है, तो वो कार्ड आपको बहुत देर बाद, महीने 2 महीने बाद अपीयर होगा दोबारा। और जिस कार्ड को आपने मेंशन कर दिया ये डिफिकल्ट है, वो आपको हर दूसरे दिन अपीयर हो जाएगा। फिर आप वो कहेंगे कि यार ये डिफिकल्ट है, मैं 10 दिन के बाद देखना चाहता हूँ। उधर लिखा होता है 10 दिन के बाद देखना चाहते हैं या 20 दिन के बाद देखना चाहते हैं। यानी कि आप अपने उनमें जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये डिफिकल्ट है तो वो आपको 2 दिन के बाद अपीयर हो जाएगा, वो 10 दिन के बाद अपीयर हो जाएगा। ये आपने खुद उसमें सॉफ्टवेयर में लिखना होता है कि मैं 10 दिन के बाद देखना चाहता हूँ। तो इस तरह एंकी यूज करते हैं। मैंने स्टेप 1 में तो इसको यूज नहीं किया था, लेकिन स्टेप 2 में यूज किया था, और मैं स्टेप 1 में मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो स्टेप 2 में जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप एंकी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक एम्बोस, ये एम्बोस क्या चीज है? एम्बोस क्यू बैंक जो है यूएसएमएलई में जो सबसे टॉप पे क्यू बैंक समझा जाता है वो यू वर्ड है, और यू वर्ड के बाद जो क्यू बैंक जो सबसे टॉप पे है वो एम्बोस क्यू बैंक है। लेकिन क्या अब हम कौन सा एम्बोस क्यू बैंक यूज करें? और इसके अलावा भी क्यू बैंक है, हाँ इसके अलावा भी क्यू बैंक है, आरएक्स क्यू बैंक। ये 3 क्यू बैंक हैं जो यूएसएमएलई के टॉप पे हैं। तो इसमें सब तो जो आपने स्किप नहीं करना, आपने करना है वो कौन सा है? वो यू वर्ड क्यू बैंक है, ये ऑप्शनल है। आरएक्स क्यू बैंक भी ऑप्शनल है, एम्बोस क्यू बैंक भी ऑप्शनल है। आपके आपने एम्बोस क्यू बैंक भी जो है वो ऑप्शनल है, और आरएक्स क्यू बैंक भी आपका ऑप्शनल है। तो सबसे हाई यील्ड क्यू बैंक आपका यू वर्ड क्यू बैंक है, उसके बाद आपका एम्बोस क्यू बैंक है, और उसके बाद आरएक्स क्यू बैंक है। लेकिन आरएक्स क्यू बैंक है ये है क्या? आरएक्स क्यू बैंक असल में फर्स्ट एड ने खुद बनाया हुआ है। फर्स्ट एड का जो क्यू बैंक है वो आरएक्स क्यू बैंक है, और आरएक्स क्यू बैंक में ये इस तरह होता है, एक क्वेश्चन बना होता है, ठीक है, पर ये पेरिकार्डाइटिस का है। तो पेरिकार्डाइटिस जब आप आंसर करेंगे तो वो उसके नीचे वो पेज ओपन कर देगा, भाई हाँ ये फर्स्ट एड का वो पेज जहाँ पेरिकार्डाइटिस लिखा हुआ है। तो क्योंकि आपने फर्स्ट एड पढ़ी होती है, तो आप पेरिकार्डाइटिस का क्वेश्चन किया है, तो उसके बाद वो सिमुलेट करता है आपके क्वेश्चन को, उसी वक्त आपको वो पेज फर्स्ट एड का वो ओपन कर देगा, और आप उसी वक्त अपना जो फर्स्ट एड से जो पेरिकार्डाइटिस है उसको रिवाइज भी कर लें। तो ये आरएक्स क्यू बैंक का ये एक तरीका है। कुछ बच्चे जो यूज करते हैं आरएक्स क्यू बैंक को, किस तरह यूज करते हैं? वो जब तैयारी शुरू करते हैं तो आरएक्स क्यू बैंक से शुरू करते हैं, यानी जो फर्स्ट ईयर का यूवर्ड क्यू बैंक है, और इसे सिस्टम वाइज करते हैं। जो सिस्टम फर्स्ट एड से किया उसी सिस्टम के वो आरएक्स क्यू बैंक के क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद ये मुकम्मल करने के बाद वो यू वर्ड को रैंडम शुरू करते हैं, सारा यू वर्ड रैंडम करते हैं, और फिर वो एनबीएम में देते हैं, और फिर वो एग्जाम देते हैं। ये उनके, ये आपकी अपनी मर्जी है। और जो ज्यादातर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आरएक्स क्यू बैंक इतना ज्यादा यूज नहीं होता, वो डायरेक्टली यू वर्ड से शुरू करते हैं। और जो मैंने बताया कि 50% आप इसे कर लो सिस्टम वाइज, और 50% आप इसे कर लो रैंडम। तो ये ज्यादा जो यूज होता है मेथड वो ये वाला होता है। और उसके बाद आपने जब आपको मुकम्मल हो जाए, या आप 50%, 60, 70% जब यू वर्ड कर लें, उसके बाद आप अपनी असेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। हम एनबीएमई को डिले करते जाते हैं, आगे लेते जाते हैं, लेकिन एनबीएमई आप जितना जल्द
60% आपने यू वर्ड कर लिया, 70% यू वर्ड कर लिया, तो उसके बाद आप एनपीएम भी दें, आपको पता चलेगा आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। आपकी असेसमेंट आपको बताएगी कि भाई आपको कितनी जरूरत है। एनपीएम में देने का फायदा क्या होता है? एनपीएम में देने से आपको पता चलता है मेरा सिस्टम कौन सा वीक है। जी मेरा सीवीएस वीक है, तो आप सीवीएस का जो है एम्बोस क्यूबिंग शुरू कर लेते हैं। यानी जो चीज वीक है वो एनपीएम से पता चलेगा आपको। जब आपको पता चलेगा मेरा सीवीएस वीक है, तो आप सीवीएस के लिए यू वर्ड के अलावा भी कोई सोर्स यूज कर सकते हैं। आप सीवीएस के लिए और भी एम्बोस वो यूज कर सकते हैं, यू वर्ड कोई और बैंक यूज कर सकते हैं, तो एम्बोस से आप कर लेते हैं, या आरएक्स क्यू बैंक से कर लेते हैं। तो एनबीएमबी से जो सिस्टम आपका वीक आए उस सिस्टम को आपने रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के अलावा आप उससे क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है ना वो आप दूसरे क्यू बैंक से कर लें। तो इस तरह जो सिस्टम वीक होते हैं उनको आप इस तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये आपकी तैयारी होती है कि आपने अपने जो वीक एरिया था उन पे काम करना होता है, और उन पे किस तरह पता चलेगा कि मेरे वीक एरिया दिए हैं, वो आपको सेल्फ असेसमेंट से पता चलेगा। आप एनपीएम में देंगे और उससे पता चलेगा। तो जो सोर्सेज हैं यूएसएमएल के, जो मेन सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स है फर्स्ट एड, क्वेश्चन बैंक, यू वर्ड। जो एरियाज वीक हैं उसमें एम्बोस, उसमें आरएक्स क्यू बैंक यूज कर सकते हैं। जो एरियाज वीक हैं, पता किस तरह चलेगा कि मेरे ये एरियाज वीक हैं? वो एनबीएमबी से पता चलेगा। एनबीएमबी जब देंगे आप यू वर्ड करते हुए, या यू वर्ड आपका 70% हो गया है, उसके बाद आप एनबीएमबी देते हैं। तो एनबीएमबी करने के बाद आप जो एनबीएमबी देंगे वो बताएगा आपका ये सिस्टम वीक है, तो उस सिस्टम को सीवीएस से या रीनल है उसको आपने एम्बोस क्यू बैंक से या आरएक्स क्यू बैंक से कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने वीक एरियाज पे काम करते रहते हैं, और वो जबरदस्त हो जाता है। जी ऑडियो लेक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, जब वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो तो ऑडियो की जरूरत नहीं है। एक फ्लैश कार्ड होते हैं, इनकी करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर इन ट्रेनिंग DIT ये लेक्चर होते हैं, ये पहले यूज होते थे और काफी यूज होते थे, लेकिन अब ये यूज नहीं होते। ऑस्मोसिस इधर नहीं लिखा हुआ, ऑस्मोसिस के लेक्चर भी है, लेकिन मैं ऑस्मोसिस के लेक्चर रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, ठीक है। यूएसएमएल के ना लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा कौन से हैं? इसके अलावा आप लेक्टोरियो या लेक्टोरियो जो भी इसका है प्रोनाउंसिएशन, ये भी लेक्चर यूज होते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। तो फिर जो तैयारी के लिए मेन सोर्स जो आपने यूज करने हैं यूएसएमएल के लिए, वो कौन से होंगे? वो आपकी फर्स्ट एड है, वो आपका यू वर्ड है, वो एनपीएमई है। फर्स्ट एड के लिए आप बीएनबी और वो भी यूज कर। दूसरा जो अच्छा सोर्स है वो है फर्स्ट एड मेडिजी, जो कि उर्दू में लेक्चर्स हैं। और ये लेक्चर्स इंडियन स्टूडेंट्स पता नहीं वो इधर ही होंगे, डॉक्टर मोहसिन शान इधर हैं जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर यूएसएमएल के लिए यूज कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो बताएं। फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर्स, तो इसमें या बीएनबी फर्स्ट एड के लिए, तो दोनों में क्या फर्क है वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा नेक्स्ट है जी, आपका प्राइमरी सोर्स जो है वो फर्स्ट एड है। प्राइमरी सोर्स आपका फर्स्ट एड है। तो कवर ऑल द मेन टॉपिक्स ऑन द यूएसएमएल। आपने हाई यील्ड इंफॉर्मेशन को वो करते जाना है, वो हाईलाइट करते जाना जो आपको लगे कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा इसमें एक और बात है, हाईलाइट मार्क पेज यू डोंट नो। जो पेजेस आपको लगते हैं यार ये कंसेप्ट मुझे नहीं आते, उनको हाईलाइट कर लें और उनको ज्यादा रिवाइज करें। सीवीएस में आपने लगाया कि यार ये वाला पेज जो है ना ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो आपने उसको मार्क कर लें और उन पेजेस को आपने लाजिम देखने। मैंने तो ये किया हुआ था जब मैंने यूएस में दिया, मैंने वो पेजेस निकाल के वैसे ही एक कंपाइल कर लिए हुए थे, लेकिन आपको पेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये कीजिए मार्क कर लें और उन पेजेस को ज्यादा फोकस करें। और आप फर्स्ट एड को, ये जो फर्स्ट एड के एक वेबसाइट है RX क्यू बैंक, RX क्यू बैंक लिखें तो उसमें 5 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है। तो RX क्यू बैंक जो है
वो आप कर सकते हैं और उसका 5 डेज का ट्रायल भी ले सकते हैं। उसमें उसमें उसका जो एक अच्छा फीचर है वो क्या है, उसमें फ्लैश कार्ड जो फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन है, मतलब मसलन कि आपने सीवीएस की है तो सीवीएस के उसने फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं। तो फ्लैश कार्ड के किस तरह बने होते हैं कि एक क्वेश्चन आता है डिफाइन पेरिकार्डाइटिस, ये क्वेश्चन है, तो आपके ध्यान में आएगा अच्छा व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, ये क्वेश्चन है। तो आप सोचते हैं अच्छा क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट था, फिर आप उसको क्लिक करते हैं कि मेरा ये आंसर है, तो उस कार्ड का दूसरा पार्ट आता है, तो उसमें लिखा होता है पेरिकार्डाइटिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है। तो इस तरह ये फ्लैश कार्ड बने होते हैं। तो ये RxQ बैंक का जब आप ट्रायल लेते हैं 5 दिन का ट्रायल आप ले सकते हैं और उसमें एक सिस्टम कर सकते हैं सीवीएस के फ्लैश कार्ड भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा वो मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात ये थी, हाँ फर्स्ट एड को याद किस तरह करना है, फर्स्ट एड भूल जाती है और बार बार भूल जाती है, तो क्या इसका तरीका क्या होता है इसको कि फर्स्ट एड आपको याद रहे। हाँ, तो आपने डेली आपने एक 1 आवर ये टाइम रख लें कि मैंने 1 आवर जो है रिवीजन को देना है, रोजाना के 1 घंटा, या आप ये कर लें कि मैंने रोजाना के 30 पेजेस 1 आवर में रिवाइज करने हैं। तो आप 1 घंटा दिया करें, उसमें 30 पेजेस आपने देखने ही देखने। तो 30 पेजेस जब तक आपकी तैयारी 6 मंथ से आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेली का 1 आवर या जितने भी आपने टाइम देना है उसमें 30 पेजेस आपने डेली देखा करने। इस तरह अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो आपको सिस्टम भूलेंगे नहीं और आपकी जो फर्स्ट एड है वो आपको याद हो जाएगी। याद रखें, जिस दिन एग्जाम होना है आप यूएसए में लें, तो फर्स्ट एड की लाइनें आपकी आंखों के सामने होनी है, उधर एमसीक्यू आने हैं और फर्स्ट एड की लाइन, टिपिकल लाइन आपको याद आएगी, ये तो उधर लिखा हुआ है, ये तो उधर लिखा हुआ है, ये तो उधर लिखा हुआ है। तो आपको फर्स्ट एड ऐसे आनी चाहिए कि फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप यूएसएमएलई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फर्स्ट एड आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर फिंगर टिप्स पे होगी तो आपको बहुत फायदा होगा। और यूवर्ड तो आपने करना ही है, वो तो किया होगा, लेकिन आपने फर्स्ट एड को बहुत अच्छी तरह कर। तो फर्स्ट एड की अच्छा, ये सोर्सेज के साथ मुझे बताना था फर्स्ट एड को करना किस तरह है। 2 चीजें हैं, बीएनबी लेक्चर्स हैं और फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर्स हैं। तो फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर से भी कर सकते हैं और बीएनबी से भी कर सकते हैं। फर्स्ट बीएनबी लेक्चर आपकी वो बनी होती है, स्लाइड्स बनी होती हैं, वो स्लाइड्स को वो एक्सप्लेन करते हैं और आगे मूव करते हैं। फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर में फर्स्ट एड ओपन होती है जो बाई डॉक्टर हाफिज आतिफ, इसमें फर्स्ट एड ओपन होती है और मैंने उधर ही आपको एमसीक्यू बता दिए हैं कि ये एमसीक्यू, क्योंकि मैंने जब ये इसके फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर बनाए थे उस वक्त मेरा एग्जाम था, तो मैंने उसमें मैंने RxQ बैंक भी यूज किया हुआ था, यूवर्ड तो मैंने किया ही हुआ था, और एम्बोस क्यू बैंक। तो मुझे ये पता था कि कौन से एमसीक्यू यूवर्ड ने पूछे हुए हैं, और मैं उसे ड्यूरिंग लेक्चर मैंने बताया भी हुआ है कि ये एमसीक्यू जो है ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू में आई हुई है, यूवर्ड क्यू बैंक के एमसीक्यू में आई हुई है। और दूसरा ये है कि आपकी वो लाइन बाय लाइन वो रीड हो जाता है, तो आपकी पेज मेमोरी बन जाती है, क्योंकि एंड पे आपको फर्स्ट एड ही याद होनी है। और थर्ड ये कि जो स्केच बनाए जाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो डायग्रामेटिकली आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। और थर्ड ये कि आपकी पैथोमा जो आपने करनी है, पैथोमा में जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट एड मेडिजी के लेक्चर मैंने बता दी है। पैथोलॉजी जो मैंने एक्सप्लेन की है वो फर्स्ट एड तो एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन पैथोमा की जो इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट एड में नहीं है वो भी मैंने बता दी है। और इसके अलावा बीआरएस जो आपके वो है बीएनबी, उसकी जो स्लाइड्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो फर्स्ट एड में नहीं थी वो मैंने बीएनबी से की स्लाइड से उधर एक्सप्लेन कर दी है। तो ये फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर जो है, और ये उर्दू फॉर्म में, फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर उर्दू फॉर्म में है, बीएनपी जो है वो इंग्लिश में। तो ये फर्स्ट एड को करने का तरीका है कि आपने फर्स्ट एड किस तरह करनी। तो उसके बाद जो मेजर सोर्स है वो यूएसएमएलई सोर्स है, वो यूवर्ड क्यू बैंक है। तो यूवर्ड क्यू बैंक टर्न पैसिव स्टडी इनटू एक्टिव स्टडी।
जो फर्स्ट एड पढ़ना है वो आपकी पैसिव स्टडी है, और यू वर्ड करना एक्टिव स्टडी है। और देखिए जो आपका एग्जाम है वो एक्टिव स्टडी, आपकी प्रिपरेशन असल में पैसिव स्टडी फर्स्ट एड आपकी फाउंडेशन बनाती है। जो एमसीक्यू है जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है एमसीक्यू करें। ये इसमें आपके एग्जाम की तैयारी करवानी है, क्योंकि एग्जाम में आपके एमसीक्यू आने हैं, तो आपने यू वर्ड क्यू बैंक को एमसीक्यू जितने हो सकते हैं वो करने हैं। क्लोजली रिजेंबल क्वेश्चन ऑन द यूएसएमएल, जो इसके एमसीक्यू होते हैं, जो आप जब आप यू वर्ड क्यू बैंक को करेंगे तो जो उसमें पैटर्न होगा एमसीक्यू का, वही पैटर्न आपके एग्जाम यूएसएमएल में होगा। टीचर्स यू हाउ टू टेक द एग्जाम। यू वर्ड आपको बताता है कि भाई इंफॉर्मेशन आपसे पूछी किस तरह जाएगी। फर्स्ट एड तो बस इंफॉर्मेशन लिखती है, लेकिन यू वर्ड आपको बताता है कि वो आपसे पूछेगा किस तरह। और यू वर्ड आपको ये भी बताता है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, इस पॉइंट को जो डीडी बनते हैं उसको आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है, और की पॉइंट क्या है, ये यू वर्ड बताएगा आपको कि की पॉइंट हाउ टू डिफरेंशिएट, वो आपको यू वर्ड बताएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल चॉइसेस। अच्छा, ये नहीं करना कि मतलब कि मैंने एमसीक्यू किया है तो एमसीक्यू की ए बी सी डी ये सारी उसकी वो ऑप्शन थी, तो अब वो बताएगा कि ए ऑप्शन सही क्यों है, बी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, सी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, तो एक्सप्लेन करेगा। तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि जो उसने बताया कि ए ऑप्शन राइट क्यों है तो उसका आंसर आपने पढ़ लिया और रॉन्ग वाला नहीं पढ़ा। आपने हर एक ऑप्शन को पढ़ना है कि ये रॉन्ग क्यों है और ये करेक्ट क्यों है। तो इस तरह तैयारी होगी। अच्छा, एक और बात है, जब आप यू वर्ड कर रहे होंगे, जब आप यू वर्ड कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चन होंगे, बात क्वेश्चन ऐसे होंगे आप गैस लगाएंगे, आपको यानी कि आप क्लियर नहीं होंगे, आपने गैस लगाया कि ए ऑप्शन सही है, तो जब एट द एंड आपने वो देखा कि और वो ए ऑप्शन इसकी है, आप क्लियर नहीं थे लेकिन आपका क्वेश्चन सही हो गया, तो आपने उसको मार्क कर देना, फ्लैग क्वेश्चन या मार्क, उसे मार्क कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन अब बाई गेस ठीक हुआ है, आपके नॉलेज से ठीक नहीं हुआ। और जो रॉन्ग होंगे वो तो रॉन्ग ही है। तो जब आप यूवर्ड को खत्म कर लेंगे तो आपके पास मार्क क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपके गेस से ठीक हुए, और आपके पास रॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे जो कि आप जिन्हें आप कर ही नहीं सके। तो यूवर्ड खत्म करने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और रॉन्ग क्वेश्चन करने से ये आपने करने होते हैं रॉन्ग क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी गलतियां होती हैं, ये वो कंसेप्ट होते हैं जो आपको आते ही नहीं है, तो आपने इनको करना होता है। और जो रॉन्ग होता है वो दोबारा इसमें चला जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं सही भी हो गया लेकिन आपने कैसे लगाया वो दोबारा मार्क में चला जाएगा। आप उसे मार्क कर देंगे रॉन्ग को करते हुए, फिर आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन का ब्लॉक बनाया करेंगे, वो किया करेंगे, जो सही हो गया वो तो निकल जाएगा रॉन्ग से, जो रॉन्ग होगा दोबारा रॉन्ग में आ जाएगा इस और जो सही होगा वो निकलते जाएंगे, और जो आपने गैस लगाए होंगे वो से आप मार्क करते जाएंगे, इधर आते जाएंगे। तो एट द एंड क्या होगा कि आप अपने सारे रॉन्ग करेंगे और जो मार्क हैं वो करेंगे, ठीक है। और इस तरह आप अपने यूवर खत्म करेंगे, क्या, फर्स्ट पास, रॉन्ग क्वेश्चन, फिर मार्क क्वेश्चन। इसमें एक और बात है, सर क्या हम एक पास फर्स्ट पास ही काफी है, यानी कि एक दफा यूवर्ड करने काफी है, या आपने सेकंड राउंड भी होना चाहिए? अगर तो फर्स्ट पास में आपका स्कोर जो है वो कोई 75 to 80% या 90% आ रहा है तो फिर दोबारा यूवर्ड को करने की जरूरत नहीं है, आप एम्बोस की तरफ चले जाए। अगर आप दूसरा क्यू बैंक कर लें बजाय कि आप दोबारा उसी को करें जो आपको आता है। और अगर आपकी फर्स्ट राउंड में जो परसेंटेज है वो आ रही है तकरीबन 60% आ रही है, 50% आ रही है, तो फिर आप दोबारा एक दफ़ा दोबारा सेकंड राउंड में यू वर्ड का करेंगे, तो ये आपकी यू वर्ड को करने का तरीका होगा। और जब आपका यू वर्ड हो जाए कोई 70% तो आपने NBME दे देना है, और आपने आपको देखना है कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो सोर्स है वो है सेल्फ असेसमेंट एग्जाम। सेल्फ असेसमेंट एग्जाम में NBMEs हैं, और NBMEs के अलावा क्या है, NBMEs के अलावा आपके हैं यू वर्ड असेसमेंट फॉर्म 1 और 2, जिसे हम यूसा 1 और यूसा 2 कहते हैं।
तो ये सेल्फ असेसमेंट एग्जाम है, ये आपने देना होता है और आपने आपको देखना होता है कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। और लास्ट पे जो आपके पास सेल्फ असेसमेंट एग्जाम है वो फ्री 120, लेकिन ये आपने कोई एग्जाम से 2 और 3 डेज पहले देना होता है या 4 डेज पहले देना होता है, फ्री 120, और ये फ्री होता है, ये वेबसाइट इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो ये सेल्फ असेसमेंट एग्जाम क्यों देते हैं? सिमुलेट द एक्चुअल एग्जाम, ये जिस तरह आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उस तरह का होता है। और एनपीएम में आपको बताते हैं कि भाई आपकी सीबीएस जो है ये वीक है, या आपका हो सकता है कि एक एनपीएम में दिया उसमें आपका सीबीएस वीक है, तो आपने सीबीएस पे मेहनत करते हैं, सीबीएस सही कर लिया। दूसरा एनपीएम में देते हैं उसमें हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक आ जाए, तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको मेहनत करते हैं, एम्बोस क्यू बैंक को यूज करते हैं और उसको भी सही कर लेते हैं। इस तरह जो सिस्टम वीक आते हैं उनको आप इंप्रूव करते जाते हैं, एनपीएमबी के थ्रू आपको पता चलता जाता है कि आपको कौन सा सिस्टम वीक है, और आप उस सिस्टम पे उसको दोबारा पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर को दोबारा से करते हैं, उस सिस्टम को लेक्चर सुन लेते हैं, और फिर आप इस तरह आपने हर एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपका वीक है। लेकिन वीक होने का पता किससे चलता है? वो एनबीएमबी से चलता है। एनबीएमबी देने का और फायदा क्या होता है? एनबीएमबी देने का और फायदा ये होता है कि बिल्ड स्टेमिना, क्योंकि जो आपका एक्चुअल एग्जाम है वो है 8 घंटे का, और कितने ब्लॉक हैं उसमें? ब्लॉक होते हैं आपके 7 ब्लॉक होते हैं, 7 ब्लॉक होते हैं, और हर ब्लॉक में कितने एमसीक्यू होते हैं? 40 एमसीक्यू होते हैं। तो हर ब्लॉक में 7 ब्लॉक हैं, 40 एमसीक्यू हैं, और हर कितना टाइम मिलता है एक ब्लॉक के लिए? 1 आवर का। तो 7 आवर तो ब्लॉक में चले गए, लेकिन टोटल एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 8 घंटे दिए जाते हैं। तो 1 घंटा आपको 1 घंटा जो है 1 आवर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। 7 आवर तो चले जाते हैं 7 ब्लॉक में, 40 एमसीक्यू आपने 1 आवर में करना होता है, और वैसे उन्होंने टाइम कितना दिया है? 8 आवर्स। अब 7 ब्लॉक, हर ब्लॉक के लिए, हर ब्लॉक में 40 एमसीक्यू और एक 1 आवर, तो आपके 7 आवर टोटल जो है वो ब्लॉक पे लगेंगे। लेकिन जो 1 आवर आपका बच गया, और 1 आवर आपने कहाँ यूज करना होता है? ये आपकी ब्रेक होती है, और ये जो 1 आवर की ब्रेक होती है ना, 1 आवर जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें 1 आवर की ब्रेक में 15 मिनट जो होते हैं वो ट्यूटोरियल के होते हैं, 45 मिनट आपकी ब्रेक होती है। ट्यूटोरियल क्या होता है? ट्यूटोरियल ये होता है कि आप वो जब आप जाके बैठते हैं एग्जाम सेंटर में, तो आपके कंप्यूटर पे आपको बताया जाता है कि भाई आपने किस तरह क्वेश्चन को स्किप करना है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप ये ट्यूटोरियल पहले ही अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आपने ट्यूटोरियल पहले ही देख लिया होता है, इसलिए जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप ये 15 मिनट बचा लेते हैं अपनी ब्रेक के लिए। तो ये इस 1 आवर ये ट्यूटोरियल आप पहले ही देख लेते हैं और अपना 15 मिनट बचा लेते हैं। इस तरह आपके पास 1 आवर होता है अपनी ब्रेक के लिए। हर ब्लॉक के बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक लें, हर ब्लॉक के बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। तो ये जो 1 घंटा है ब्रेक है, इसे आप हर ब्लॉक के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेके उसे मुकम्मल करते हैं। जो एनबीएमबी होते हैं उसमें क्या फायदा होता है? एक तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। दूसरा, आपका स्टेमिना बनता है कि एक टाइम मैनेजमेंट नहीं होती आपसे। 1 आवर में 40 एमसीक्यू नहीं होते। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर आप 1 आवर में 40 एमसीक्यू कर लेते हैं, तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। अच्छा, एनबीएमबी में टोटल एमसीक्यू कितने होते हैं? आपके टोटल एमसीक्यू होते हैं जो एक एनबीएमबी होता है ये $60 का आता है एक एनबीएमबी, जो कि आपके असेसमेंट एग्जाम है। ये मॉक टेस्ट है, जिस तरह एपीएमसी ने मॉक टेस्ट बनाए थे। तो 200 वो एमसीक्यू देते हैं आपको, और आपने 1 घंटे में 50 एमसीक्यू करने होते हैं, और टोटल टाइम कितना होता है? 4 आवर। तो ये जो एनबीएमबी है, तो एनबीएमबी के 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। हर ब्लॉक में कितने एमसीक्यू होते हैं? 50 एमसीक्यू होते हैं। और 50 एमसीक्यू कितने मिनट में करने होते हैं? सॉरी, 1 घंटा 1 आवर एंड 15 मिनट, इसमें आपने ये 50 एमसीक्यू करने होते हैं। तो ये आपका जो है एनबीएमबी में 200 एमसीक्यू होते हैं, और हर ब्लॉक जो है वो होता है आपका 50 एमसीक्यू का, और वो टाइम कितना देता है? 1 एंड 15 मिनट। तो 1 आवर 15 मिनट ये होता है ब्लॉक का। अच्छा, प्रिडिक्टेड, और ये जो स्कोर आता है आपका एनबीएमबी में, ये प्रिडिक्शन करता है कि आपके एक्चुअल एग्जाम में कितना आएगा, और आपको बताता है कि आपके कौन से सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक हैं। और जो वीक होते हैं आप उनको रिवाइज करते हैं, और एम्बोस के बैंक से उसकी तैयारी और बैंक यूज कर लेते हैं।
अच्छा, तो नेक्स्ट है आपका स्टडी द मटेरियल यू डोंट नो फर्स्ट। जो जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप तैयारी शुरू करने से पहले, वैसे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये कर लें, अपनी जनरल चीज़ें पहले कर लें, जनरल चीज़ें, या आप ये कर लें जो आपकी चीज़ें मुश्किल लगती हैं आपको वो पहले ख़त्म कर लें। तो जिन चीज़ों का आपको बिल्कुल नहीं पता वो स्टार्ट में उनको ख़त्म कर लें। एक टिप ये है यूएसएमएल का, डू एज मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चन एज पॉसिबल। जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने एमसीक्यू करें। जितने एमसीक्यू आपने ज्यादा किए होंगे उतने स्कोर ज्यादा आएगा। फॉर मैनी पीपल द मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीटेड कोरिलेट विद हायर स्कोर। जितने एमसीक्यू आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपका स्कोर जो है वो अच्छा आएगा और वो ज्यादा आएगा। फिर ये है कि जो मैंने पहले ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ तकरीबन। फ्लैग इनकरेक्ट क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन जो आपके गेस से ठीक हुए हैं, आपको क्लियर नॉलेज नहीं था, आपने बस तुक्का लगाया वो ठीक हो गया, उनको आपने मार्क कर लेना है। और जब आपका यूवर्ड मुकम्मल हो जाएगा उन मार्क क्वेश्चन का आपने दोबारा ब्लॉक बनाने हैं और उनको दोबारा आपने कर सेकंड पास। थर्ड, सिमुलेट द एक्चुअल यूएसएमएल यूजिंग प्रैक्टिस एग्जाम। आपने ये करना होता है कि टेक एटलीस्ट 3 असेसमेंट थ्रू स्टडी पीरियड। तो आपने एनबीएमई देने होते हैं जब आपका 70% या 70% यू वर्ड हो जाए तो आप कोशिश करें कि आप एनबीएमई दें। और एनबीएमई के थ्रू आप देखें कि आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, और जो वीक एरियाज हैं उन पे आप मेहनत करें, उनको दोबारा करें और उनको रिवाइज करें और दोबारा एनबीएमई दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। टिप नंबर 7 वो ये है कि लिमिट सेल फोन एंड सोशल मीडिया यूज। आपने जितना हो सकता है सेल फोन और सोशल मीडिया, समझें यूएसएमएल कुछ नहीं है, यूएसएमएल मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट परसिस्टेंटली बैठ जाते हैं 6 मंथ के लिए वो कर लेते हैं, 6 7 या 1 ईयर जितना भी, ये डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि 6 मंथ में हो जाएगा, ये हर एक स्टूडेंट पे वेरी करता है। जिन स्टूडेंट के बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं वो 6 मंथ में इसको खत्म करते हैं और 2 मंथ में वो रिवाइज करते हैं और 7 8 मंथ में वो एग्जाम दे देते हैं। लेकिन जिनकी जिनकी वो वीक होते हैं कंसेप्ट, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है। लेकिन ये उनके लिए जो डेडिकेटेड टाइम देते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड टाइम नहीं देते उनके लिए ये होता है कि उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यू वर्ड बहुत लेंथी सिलेबस है। यू वर्ड बहुत लेंथी है। तो ये जो और स्टडी जो मटेरियल है, एक मिनट जी। अच्छा, ये सिलेबस यूएसएमएल का बहुत लेंथी है, यानी कि जब आप यूएसएमएल करने लगते हैं तो आप एक समुद्र में गोता लगाते हैं। तो जो स्टूडेंट ये करते हैं कि 1 2 महीने में सीवीएस हो रहा है, उसके बाद 2 महीने में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, उसका यू वर्ड हो रहा है, उसके बाद 2 महीने में, तो जब तक उसका ये सिस्टम खत्म होना है उसको कोई साल गुजर चुका होना है और उसको सीरियस बोल चुका होता है। तो ये जो विस्कस सर्कल होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट क्रोनिक हो जाते हैं, तो ये खत्म नहीं होता। तो यूएसएमएल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप बैठ जाएं, डेडिकेटेड टाइम दें, फिर ये होना है। अगर आप क्रोनिकली इसमें चले जाते हैं तो इसका किनारा कभी नहीं मिलना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप ये समुद्र में जाएंगे और इसका किनारा जो है ना वो दूर होता जाएगा। अगर आपने ये सिस्टम किया कि आज ये किया, 2 महीने के बाद ये किया, फिर ये किया, फिर इवेंट्स आ गए, फिर छोड़ दिया, फिर करना शुरू हो गए, तो ये साल 2 साल में भी नहीं होगा। बस जब बैठे इसके लिए तो फिर बैठ जाएं, और जब तक इसे मुकम्मल नहीं करते उस तक आपने सांस आराम से नहीं बैठना। देखिए जी, जो यूएसएमएल के लिए आपने जब बैठना है तो आपने प्रॉपर बैठना है। ये नहीं होगा कि
आपने राउंड कम से कम 9 to 10 आवर डेली पढ़ना है, 9 to 10 आवर, 8 to 9 आवर तो पक्का, ऐसे कम नहीं, ये या तकरीबन ये आपका डेली। और जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो फिर वो डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, उसमें आपकी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। और जब आप सुबह उठें तो आपने अपना सेलफोन यूज नहीं करना, व्हाट्सएप यूज नहीं करना, सोशल ऐप यूज नहीं करनी, फेसबुक यूज नहीं करनी। ये जो चीजें हैं ये आपने यूज करनी है। या तो ये कर दिया कि नहीं, जो बच्चे वाकई वो करना चाहते हैं कि उन्होंने एग्जाम पास करना है, वो तो पूरा दिन अपना फोन यूज नहीं करते, शाम को जाकर देखते हैं। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि उसे एयरप्लेन मोड पे लगा दें, और जो आपका स्टडी रूम आपका अलहदा होना चाहिए, और सोशल मीडिया ऐप जो हैं वो ब्रेक टाइम में आप यूज कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ब्रेक टाइम में यूज ना करें, बल्कि आप अपने फोन अपने रूम में रख दें, और जब शाम को वापस आए तो उस वक्त यूज कर लिया करें। सबसे बेस्ट तो यही है। अच्छा, एक और बात ये है कि जब हम लेते हैं, जब हम डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो हमें एंग्जाइटी भी होती है, पैसा भी लग रहा होता है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इस पे लगता है। तो हम ब्रेक नहीं लेते, हम अपनी जो लाइफ होती है उसे उसे हम उसमें आउटिंग नहीं करते। तो जब भी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो हफ्ते में एक दिन आउटिंग वाला रखा करें। ये नहीं कि बस पढ़ते जाना, तो उससे आप फटीक हो जाते हैं। तो फटीक से बचने के लिए, बोरिंग से बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने उसमें अपने वीक में एक दिन जो है वो पढ़ना नहीं, बल्कि छुट्टी करनी है और चिल करना है। कुक ईट, आपने अपनी फिजिक एक्सरसाइज डेली किया करें, और अच्छा खाना, ये सब उसी तरह जरूरी है जिस तरह पढ़ना जरूरी है। अच्छा खाना, प्रॉपर नींद, ये उसी तरह जरूरी है जिस तरह आप स्टडी कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अच्छा, कुछ बातें ये हैं कि आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि जी उसका तो स्कोर बहुत अच्छा आ गया, मेरा स्कोर नहीं है। हाँ, इससे आपने एंग्जाइटी नहीं लेनी। आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, लेकिन एक ही चीज है, स्कोर को अच्छा लाने के लिए एक ही चीज है, वो है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। दोनों एक ही चीज है, परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। अगर आप परसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो आप यूएसएमएल आप कर लेंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं तो आप यूएसएमएल कर लेंगे। यूएसएमएल सिर्फ एक चीज का नाम है, वो है परसिस्टेंसी, कि आप कितने परसिस्टेंट हैं। और चलें, अब ये तो चीज़ें थी जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड पे मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि आपकी तैयारी के लिहाज से। उसके बाद मैं वो चीज़ें बताऊंगा, इसकी कॉस्ट कितनी है, और ये किस तरह, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन समराइज कर दूँ जो कुछ आपने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया। फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। अगर आपके पास टाइम हो और आपकी कंसेप्ट बहुत वीक हो तो बीआरएस फिजियोलॉजी भी कर लें। और बीआरएस फिजियोलॉजी के लेक्चर्स नहीं है, अगर आप उसके लेक्चर सुनना चाहते हैं तो बाय डॉक्टर हाफिज आसिफ बीआरएस फिजियोलॉजी के लेक्चर भी अवेलेबल है। जनरल पैथोलॉजी, जो पैथोमा के 1 से 4 लेक्चर्स हैं पहले वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके भी लेक्चर्स हैं बाय डॉक्टर हाफिज आसिफ। अगर आप उसको पैथोमा लेक्चर भी बहुत जबरदस्त है, पैथोमा से भी आप कर सकते हैं। ये सोर्सेज हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। पैथोमा लेक्चर बहुत अच्छे हैं, बीएनबी भी अच्छे हैं, और ऑस्मो से मैं रिकमेंड नहीं करता। कैप्लन लेक्चर आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उनको करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल पैथोलॉजी के लिए आपको कैप्लन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक दिन देख रहा था, कोई एक हमारे टीचर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, वो बच्चों को स्पेशल पैथोलॉजी कैप्लन से करवा रहे थे। और कैप्लन, वर्ड में कैप्लन पैथोलॉजी के लिए यूज नहीं होती। पैथोलॉजी के लिए जो बुक यूज होती है वो फर्स्ट एड है और पैथोमा है। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फर्स्ट एड काफी है। न्यूरोलॉजी के लिए मैं फिर इसमें न्यूरोलॉजी के लिए कैप्लन की न्यूरो एनाटॉमी लोग करते हैं और कैप्लन के लेक्चर सुनते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर सुने हैं
तो उसमें जो ये न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो पैथोलॉजी, ये सारे फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आपको अगर सुन भी लें तो आप देखेंगे एंड पे वही चीज़ें आपको इन लेक्चर में मिल जाएंगी फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर में। तो फर्स्ट एड की न्यूरो एनाटमी तो करनी करनी है। अगर एडिशनल जो लोग यूज़ कर लेते हैं वो कैपिलर न्यूरो एनाटमी भी है। एनाटमी शेल्फ नोट्स आपने यूज़ करने हैं। बायोकेमिस्ट्री आपने फर्स्ट एड, लेकिन फर्स्ट एड के साथ अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कैप्लन की जेनेटिक्स। इसके अलावा आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, जो चीज़ें ऐड करते, एक बायोस्टैट है कि ये बायोस्टैट बहुत मुश्किल होती है। जो आपके एग्जाम में जो चीज़ मुश्किल है वो बायोस्टैट है। तो बायोस्टैट में एक लेक्चर है, मुझे वो नेम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लिखेंगे बायोस्टैट लेक्चर बाय रैंडी, यही स्पेलिंग होंगे तो ठीक है, NEIL, NIEL, रैंडी नील। ये बायोस्टैट के लेक्चर आपने जो स्टूडेंट्स उसके USMLE के हैं वो इनके रैंडी NIEL ये लेक्चर उन्होंने सुन लेने। एक और अच्छा सोर्स है जो कंप्लीट सोर्स तो नहीं है लेकिन कुछ अच्छी वीडियो जो आपको मिल जाएंगी YouTube पे, वो एक है डर्टी USMLE। तो डर्टी USMLE की वीडियो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सिस्टम वाइज नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी वीडियो बनाई हुई। डर्टी USMLE एंड रैंडी नील, रैंडी नील के जो बायोस्टैट के लेक्चर हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, डर्टी मेडिसिन, अच्छा डर्टी मेडिसिन, तो डर्टी USMLE या डर्टी मेडिसिन नेम है उसका। अच्छा, और बायोस्टैट एथिक्स 100 केसेस हैं, कॉर्नर फिशर ने लिखी हुई, कॉर्नर फिशर की बुक है। तो एथिक्स के लिए आप ये यूज करते हैं, क्योंकि एथिक्स फर्स्ट एड में लिखे हुए लेकिन फर्स्ट एड में इतने नहीं कंप्लीट नहीं लिखे हुए। तो ये कुछ वो सोर्सेज हैं जो इधर फर्स्ट एड में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन आपने करने हैं। एथिक्स, बायोस्टैट में उसकी वीडियोस हैं, और जो बायोस्टैट में इसके कंसेप्ट हैं जो बायोस्टैट के, वो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर में भी मैंने कम्प्लीटली इस तरह एक्सप्लेन कर दी हैं कि अगर वो सुन लेंगे तो आपको बायोस्टैट में इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये थे सोर्सेज। अब वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बच्चे जिनमें कंफ्यूज होते हैं वो हैं ये बात। ओवरव्यू USMLE स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 जो है, क्वेश्चन ये होता है कि सर हम एक साल में कितनी दफ़ा दे सकते हैं। तो USMLE स्टेप 1 जब आपने अप्लाई करना होता है, देखें आप स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, ECFM की वेबसाइट होती है, उधर जाते हैं। वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो 183 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसको आप फिल करते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए नोटरी कैम के थ्रू आपने वो कैमरा ऑन होता है, उसमें आपसे वेरीफाई करते हैं वो जो आपके पासपोर्ट है और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाइड हो जाती है। उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है। जब आपकी तैयारी हो जाए और आप समझें कि मैं इन 3 महीनों में एग्जाम दे सकता हूँ, फर्ज किया कि मेरी अब ये मैं समझता हूँ कि यार मेरी तैयारी तो इतनी हो चुकी है कि मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों महीनों में एग्जाम दे सकता हूँ। हो सकता है मेरी तैयारी पता नहीं अक्टूबर में हो जाए, अच्छा, और नवंबर, इन तीनों महीनों में एग्जाम दे सकता हूँ। तो आपने ट्राइड ले लेना होता है। याद रखिए कि आपने ट्राइड पहले नहीं लेना। आपको अगर यकीन हो रहा है कि मैंने अक्टूबर में एग्जाम दे सकता हूँ तो आपने अक्टूबर का ट्राइड लेना और ये नवंबर और दिसंबर स्पेयर में रखने हैं। हो सकता है कि आप अक्टूबर में ना दे सकें, आपकी तैयारी इतनी अच्छी ना हो, आप कहें कि मैं तो नवंबर में दूंगा। तो जो आप एक्सपेक्टेड मंथ है जिसमें आप समझते हैं कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ, वो आपके ट्राइड का पहला मंथ होना चाहिए। तो जब आप ट्राइड लेंगे कि मैंने इन 3 महीनों में एग्जाम देना है, तो जिस मंथ में आप सोच रहे हैं कि इसमें मेरी तैयारी हो जाएगी, वो आपके ट्राइड का पहला मंथ होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जब ट्राइड आप अप्लाई करेंगे
तो वो आपको कहेंगे कि भाई आपका ट्राई आ चुका है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो अब आप अपनी डेट सेलेक्ट कर, आप एनबीएमबी दे रहे होंगे और एनबीएमबी में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आप कहेंगे, फर्ज किया कि आपका अक्टूबर में आपका प्लान तो अक्टूबर में था और आपका एनबीएमबी में स्कोर अच्छा नहीं आया, असेसमेंट आपकी अच्छी नहीं आई, तो आप कहेंगे आप रिवाइज करेंगे और नवंबर में हो सकता है नवंबर में भी अच्छी ना आए, तो आप कहेंगे चलो यार अब असेसमेंट अच्छी आ रही है, दिसंबर आ गया, तो आप दिसंबर की कोई एक डेट आपको पूरे महीने में 1 to 30 पे कोई एक डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि जी मैं इसकी 15, वो आपको डेट देगा पूरे महीने की, तो आप एक डेट सेलेक्ट करेंगे कि मैं 15 को एग्जाम दे सकता हूँ या मुझे ये दे दें, तो वो आप 15 को एग्जाम देंगे, तो इस तरह ये होता है। तो एक महीने एक साल में आप काफी एग्जाम तो काफी दफा होना होता है, तो इसी तरह आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है। जो यूएसएमएलई जो फर्स्ट एड स्टेप 1 और स्टेप 2 है, स्टेप 2 के दो आगे स्टेप्स होते हैं, एक सीके होता है एक सीएस होता है। जो सीके है आजकल तो ये दोनों एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, एमसी स्टेप 1 भी और सीके स्टेप 2 के दो पार्ट होते हैं। तो स्टेप 2 का सीके होता है और सीएस होता है, ये क्लिनिकल नॉलेज है और ये क्लिनिकल स्किल्स है। जो सीके है उसमें एमसीक्यू होते हैं, और आपने जो स्टेप 2 का दूसरा पार्ट यूएसएमएल स्टेप 2 का दूसरा पार्ट है सीएस है, सीएस होता है क्लिनिकल स्किल। ये क्लिनिकल स्किल आजकल जो है वो ड्यू टू कोविड, क्योंकि ये अमेरिका में होता था और कोविड की वजह से उन्होंने इसकी जगह आप ओईटी दे रहे हैं सीएस की जगह, तो आजकल ये पता नहीं 2024 तक है आई थिंक, तो आप ओईटी दे रहे हैं तो सीके और ओईटी देते हैं तो आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, आप एमटी हो जाते हैं। अगर आप स्टेप 1 दिया है और सीके दिया और ओईटी दिया है तो आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, एमडी बन जाते हैं। तो गैप कितना होना चाहिए स्टेप 1 और स्टेप 2 में? जी ये डिपेंड करता है, आप वेरी करता है आप पे कि आप कितना, और स्टेप 1 कब दे सकते हैं? मेरे ख्याल में जो स्टेप 1 की जो टाइम सेकेंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन जब मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। और स्टेप 1 अब तो पास और फेल है, और जो पास का क्राइटेरिया है वो तकरीबन 197, पहले 194 पे पास एंड फेल था, लेकिन जब से उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है कि पास स्कोर को खत्म कर दिया है, तो अब 197 स्कोर पे आप पास होते हैं। एक्सपेंसेस कितने हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने एक्सपेंसेस आते हैं यूएसएमएलई पे। यूएसएमएलई पे जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो आपके स्टेप 1 स्टेप 2 पे नहीं आ रहे होते, वो आते हैं कि जब आपने स्टेप 1 स्टेप 2 दे लेते हैं और आप ऑब्जर्वरशिप के लिए अमेरिका जाते हैं, इंटरव्यूज आपको इंटरव्यू कॉल आती हैं आपके मैच के लिए, और रेजिडेंस जब आप अमेरिका जाते हैं तो रहना होता है, खाना होता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, आपने सफ़र करना होता है उसके एक्सपेंसेस होते हैं। तो और फिर जब आप मैच के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आप एप्लीकेशन देते हैं उसके एक्सपेंसेस होते हैं और वो काफ़ी होते हैं। पहले भी एक्सपेंसेस हैं मगर जो मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस है वो आपका स्टेप 1 स्टेप 2 करने के बाद जब आप अमेरिका जाते हैं या उसी दौरान आप अमेरिका जाते हैं या ऑब्जर्वरशिप करनी होती है, इलेक्टिव करने होते हैं, तो उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टोटल कितना पैसा लग जाता है आपके यूएसएमएलई पे? तकरीबन ये $19,000 से $20,000 के दरमियान में ये आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस, और ये तकरीबन राउंड अबाउट, क्योंकि अभी डॉलर काफ़ी महंगा हो गया है, ये तकरीबन 35, यानी कि ये वेरी करता है। बाद का आप स्मार्टली मूव करते हैं तो ये 17, 18, 19, तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 35, 40 लाख या 42 लाख तक ये एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपको। लेकिन ये एक्सपेंसेस एकदम नहीं आते, ये एक्सपेंसेस फर्ज किया कि रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो $160 है, और जो स्टेप 1 की फ़ी है वो $980 है। यूवर्ड की सब्सक्रिप्शन फ़ी आई थिंक $513 है, और इस तरह ये ब्रेक के बाद 1 लाख रुपया अभी आपके एक्सपेंसेस आ गए, 2 लाख रुपया उसके बाद 3 लाख, इस तरह ये एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये ब्रेक इसलिए इतना ज़्यादा फील नहीं होते, लेकिन जो टोटल एक्सपेंसेस आप देखते हैं कि मैंने यूएसएमएलई के टोटल खर्चात कितने हैं, तो वो आपका इस रेंज में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसेस जब आप मूव करते हैं अमेरिका में तो उस वक्त आते हैं।
एंकी डेक जो सबसे बेटर है, ये मैं आपको, क्योंकि मैंने स्टेप 1 में एंकी डेक यूज नहीं किया था, स्टेप 2 में यूज किया था, तो अब वो पूछ, आप अपने जो फ्रेंड्स से अब जो कर रहे हैं उनसे आप पूछिएगा। यूएस रोटेशन मैच के लिए जो है वो रोटेशन जो है होती है वो कंपलसरी नहीं है। असल में स्टेप 1 पास और फेल हो गया है। जब से स्टेप 1 पास और फेल हुआ है, अब जो क्लिनिकल रोटेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी ऑब्जर्वरशिप, आपके इलेक्टिव, अच्छा इलेक्टिव, एक और बात, इलेक्टिव रह गया। जो इलेक्टिव होते हैं ये आप उधर जाते हैं अमेरिका में ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, तो फाइनल ईयर में, तो अंडर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इलेक्टिव करते हैं। जो आफ्टर ग्रेजुएशन वो इलेक्टिव नहीं कर सकते, आफ्टर ग्रेजुएशन वो करते हैं ऑब्जर्वरशिप। और इस पे इलेक्टिव पे जो एग्जाम होता है टोफल होता है, टोफल एग्जाम होता है जो आपने, इंग्लिश एग्जाम होता है जो आपने देना होता है। ये जो अच्छा एक क्वेश्चन है सर, ये जो 22014 वाली पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो न्यू स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकते या सर्टिफाई नहीं हो सकते, इसकी तरफ आप फोकस ना करें, ये पीएमसी का काम है। पीएमसी जो है वो ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, इस पे आपको वो नहीं, जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम नहीं है। पीएमसी को पता है, या पीएमडीसी जो उनको पता है हमने ये काम, ये इसको सॉल्व करवाना है, तो इस पे आप ना बढ़े, बस आप अपनी तैयारी, जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है वो तैयारी शुरू करें। और सर मेरे भाई ने स्टेप 2 किया है, वीजा किसी का भी रिजेक्ट हो सकता है। यूएसएमएलई आपने कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका आपको वीजा दे देगा। वीजा पॉलिसी, वीजा एक डिफरेंट चीज है। इवन के अभी एक डॉक्टर वकास हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उनका मैच हो गया और उनका वीजा रिजेक्ट हो गया और वो रह गए। तो ये बहुत है, यही तो बात है, यूएसएमएलई में इतना पैसा लगाने के बाद भी आप ये ये आपको श्योर नहीं होता कि आपका मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि इलेक्टिव जो है, इलेक्टिव के लिए पहले 4th ईयर विदाउट स्टेप 1 भी दे सकते हैं, इलेक्टिव आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेप 1 किया होगा तो आपकी जब अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव के लिए, इलेक्टिव एक तरह की ऑब्जर्वरशिप है, लेकिन उस ऑब्जर्वरशिप में आपको वो मौका देते हैं कि आप भी उनके साथ वर्क कर सकें। तो अगर आपने स्टेप 1 या स्टेप 2 किया होगा और उसके बाद आप इलेक्टिव के लिए अप्लाई करते हैं तो ज्यादा चांस है कि आपकी जो एप्लीकेशन इलेक्टिव के लिए वो एक्सेप्ट हो जाए। जी वीजा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा अप्लाई करते हैं। जी जो स्टूडेंट्स ने उधर से एनएल चाइना से उन्होंने ग्रेजुएट हैं, वो अगर उनका एनएलई नहीं हो रहा तो वो यूएसएमएलई दे सकते हैं। जो क्वेश्चन है कि सर यू वर्ड ऑनलाइन कंपलसरी है या फिर ऑफलाइन भी इफेक्टिव है, कि असल में मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिसके पास पैसे हैं वो ऑनलाइन ही करे। ऑफलाइन में वो मज़ा नहीं आता जो ऑनलाइन, ऑनलाइन में वो पिक्चर ओपन होती हैं, ऑनलाइन में वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसे कम हो तो वो ऑफलाइन भी यूज़ कर सकता है। अच्छा ये मैं इधर बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क क्या है। अब मुझे जब मैंने यूएसएमएलई करना शुरू किया, मुझे ये समझ नहीं आती थी कि यू वर्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब क्या होता है। यू वर्ड ऑनलाइन का मतलब है कि आप यू वर्ड की वो जाते हैं वेबसाइट पे, उधर से सब्सक्राइब करते हैं, पैसे देते हैं, उनसे सब्सक्रिप्शन मिलती है 6 मंथ की, तो ये ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन लेक्चर। और ऑफलाइन क्या है, यू वर्ड ऑफलाइन का मतलब ये है कि किसी पर्सन ने जो यू वर्ड है उनकी जो क्वेश्चन है उनकी वो पिक्चर्स लेके बुक फॉर्म में दिया हुआ है, तो बुक फॉर्म में आपको मिल जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन। तो सर उर्दू लेक्चर सोर्स, फर्स्ट एड उर्दू लेक्चर सोर्स तो यही है। फर्स्ट एड के जो उर्दू लेक्चर हैं वो फर्स्ट एड मेडिजी वेबसाइट, ये लाइब्रेरी है, फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ फॉर FCPS पार्ट 1 यूएसएमएलई एंड लैब एनएलई और एनआरई। इसमें फर्स्ट एड स्टेप 1 ये जितने भी बुक्स आपको नजर आ रही हैं, यूएसएमएलई स्टेप 1 के लिए, यूएसएमएलई 1 स्टेप 1 के लिए यूएसएमएलई स्टेप 1 BRS फिजियोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी पैथोमा,
और ये वो सोर्सेज हैं जो यूएसएमएल स्टेप 1 के, बीआरएस फिजियोलॉजी, फर्स्ट यूएसएमएल स्टेप 1 एंड जनरल पैथोलॉजी पैथोम। अच्छा, प्लैब के लिए भी इंशाल्लाह हम वेबिनार अरेंज कर रहे हैं। ओईटी के लिए नेक्स्ट वेबिनार जो हम अरेंज कर रहे हैं वो प्लैब के लिए है और ओईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि प्लैब करने के लिए आपको ओईटी करना पड़ता है। और इवन के यूएसएमएल स्टेप 2 करने के बाद जब आपने सर्टिफाई होना होता है तो यूएसएमएल स्टेप 1 और यूएसएमएल स्टेप 2 करने के बाद तो उसके बाद भी आपको ओईटी करना पड़ता है। तो ओईटी प्लैब के लिए भी ज़रूरी है और यूएसएमएल के लिए भी, जब तक ये कोविड का है टाइम तो उस वक्त वो भी ज़रूरी है। एक मुझे सारे एमसीक्यू मैंने वो नहीं कर पा, आपके क्वेश्चन नहीं रीड कर पा रहा, क्वेश्चन ज़्यादा हैं मुझे, मैं बैक पे एक मिनट स्क्रॉल कर लूँ, जो पहले क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर पहले कर। जी डॉक्टर आसिफ पूछ रहे हैं सर फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर लिंक बता दें। कोई स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर का लिंक शेयर कर दे। है सर अभी ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने बता दी है। डॉक्टर काशिफ बिलाल, डॉक्टर ये जब आप अप्लाई करेंगे अपना ट्रांसक्रिप्ट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप डॉक्टर सिद्रा, जब आप अप्लाई करेंगी 183 फॉर्म फिल करेंगी तो उस वक्त वो ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करेंगे और वो आपके कॉलेज से होता है। सर यू वर्ड ऑनलाइन कंपल्सरी है, हाँ वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वीज़ा रिजेक्शन का बताएं सर, जो पाकिस्तान के लिए 224 के हो गए सर आंसर। सर स्टेप 1 कितने ईयर तक वैलिड होता है? जी स्टेप 1 7 ईयर तक वैलिड होता है। एक दफ़ा आपने स्टेप 1 दे लिया, उसमें जो भी स्कोर आएगा वो 7 ईयर तक रहेगा अगर आप फेल नहीं होते। तो 7 ईयर के बाद अगर आपने इम्प्रूव करना है तो आप दोबारा स्टेप 1 दे सकते हैं। तो 7 ईयर तक आपकी वैलिडिटी होती है। अगर किसी ने इम्प्रूव भी करना है तो 7 ईयर के बाद इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ग्रेजुएशन किया हुआ काफ़ी टाइम हो गया तो मैच में मुश्किल होता है। जी जितना ग्रेजुएशन ईयर ज़्यादा होगा उतना जो है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत का मतलब क्या है, जिसका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ज़्यादा है उसको रिसर्च पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्वरशिप ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो जब आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बढ़ता है तो आपको सीवी इम्प्रूव करने के लिए दूसरी चीज़ें रिसर्च और उनकी तरफ मूव करना पड़ता है। सर फर्स्ट एड उर्दू लेक्चर सोर्सेज डियर सर, तो मैंने बता दिया, इसका आंसर मैंने कर दिया है। हमारा कोई जो सब्सक्राइबर है जिसने फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर की सब्सक्रिप्शन ली हुई है वो वेबसाइट के लिंक शेयर करते हैं। थैंक यू। अच्छा सर इलेक्टिव के लिए आप जाएं, ये गूगल करें, ये लिंक ये लिखा हुआ है फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर, firstaidmedici.com.pk आपके सामने, इसको सर्च करें गूगल करें तो आपको फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर मिल जाएंगे। अच्छा सर रेडियोलॉजी एफसीपीएस की रेजिडेंसी, अभी एफसीपीएस की बात नहीं होगी सर। व्हेन टू बाय यू वर एग्जैक्टली इन द इनिशियल स्टेप्स, टेल अस अबाउट ऑनलाइन ऑफलाइन। इसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन पूछा डॉक्टर किसने, डॉक्टर मिनाहिल ने। डॉक्टर मिनाहिल, ये डिपेंड करता है आप पे। मेरे ख्याल में आप जब तैयारी शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर के थर्ड ईयर में वैसे तैयारी शुरू करते हैं तो एक दफ़ा फर्स्ट एड कर लें, फर्स्ट एड मुकम्मल कर लें। सेकंड टाइम जब फर्स्ट एड करने लगे तो फिर आप साथ यू वर्ड कर लें। जो सिस्टम फर्स्ट एड से करें वही सिस्टम आप यू वर्ड से कर लें। तो पहले आप फर्स्ट एड एक दफ़ा मुकम्मल कर लें। ये एफसीपीएस की एक स्लाइड अंदर आ गई हुई है, तो अभी ये एफसीपीएस के बारे में नहीं है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि जो मिनाहिल का क्वेश्चन है कि सर यू वर्ड कब लें, तो फर्स्ट एड के को विद लेक्चर कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एड इस तरह समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद सेकंड राउंड में जब आप फर्स्ट एड कर रहे हो तो फिर सिस्टम, जो सिस्टम भी फर्स्ट एड से करें उसके यूवर्ड क्यों बैंक करें। अच्छा सर डॉक्टर वकार ने पूछा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा अप्लाई करते हैं? हाँ, एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए तो जब तक अप्लाई करते रहें यहाँ तक कि आपकी किस्मत अच्छी आ जाए।
सर प्लैब भी दे सकते हैं विदाउट, हाँ प्लैब दे सकते हैं अगर आपका आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो प्लैब आप दे सकते हैं। सर वीज़ा बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होता ना, मतलब दूसरा और तीसरा मरतबा तो आ सकता है। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो दूसरी जगह वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा भी रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी चांस है। सर प्लैब भी दे सकते हैं, विदाउट एनएलई दे सकते हैं जी आफ्टर ग्रेजुएशन। डॉक्टर प्लीज स्पीक इंग्लिश, ये अभी जो वेबिनार है ये उसमें हो रहा है, उर्दू में ही है। सर एफसीबीएस के लिए किसी कंट्री में एक्सेप्ट है? सर सिर्फ एफसीबीएस किसी और कंट्री, हाँ एफसीबीएस सऊदी अरब में एक्सेप्टेबल है, आपको दुबई में एक्सेप्टेबल है, जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं इसमें एक्सेप्टेबल है, एफसीबीएस क्यों नहीं है? सर कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई करना है? वीज़ा जो है वो अपनी इसके लिए अलहदा से हम वेबिनार करेंगे। सर 7 कितनी ईयर तक वैलिड होता है? 7 ईयर तक वैलिड होता है। डॉक्टर अनिला, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक्स। यस थैंक यू सर, मैंने एनएलई आपकी वजह से क्लियर किया, अल्लाह के हुक्म से, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर पॉजिटिव फीडबैक। सर न्यूरोलॉजी स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए कौन से लेक्चर सही है? शुरू से आप, अच्छा स्टार्ट से आप कह रहे हैं। देखें, जो न्यूरोलॉजी के लिए अच्छे सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? कैपेलन न्यूरोएनाटमी भी अच्छा सोर्स है, बीएनबी भी अच्छा सोर्स है, और फर्स्ट एड मेडिसी लेक्चर में आपको सारी जो ड्रॉ फॉर्म में न्यूरोलॉजी है वो ड्रॉ फॉर्म में आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट एड में जो इसको न्यूरोलॉजी को स्केची फॉर्म में, ड्रॉ फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट एड मेडिसी में मैंने सारे जो वो हैं आपके ट्रैक और जो दूसरी चीज़ें उनको ड्रॉ किया हुआ है, तो फर्स्ट एड मेडिसिन में ये चीज़ें सारी आपको ड्रॉ फॉर्म में मिल जाएंगी। बाकी कैप्लन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बीएनबी भी यूज़ कर सकते हैं न्यूरोएनाटमी के लिए। अच्छा सर, ओल्ड ग्रेजुएट का सुना है चांस कम होता है जी, कम उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अब्जर्वरशिप पे और दूसरी जगह पे। सर हम एग्जैक्टली कितने टाइम में कर सकते हैं यूएसएमएलई? वो मैंने बता दिया कि अगर आपके कंसेप्ट ठीक है तो 6 मंथ में आपके ये चीज़ें हो जाएगी, आपकी फर्स्ट स्टेप 1 हो जाएगी, यू वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद 2 मंथ आप इसको रिवाइज करेंगे और असेसमेंट देंगे, तो तकरीबन 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, ये डिपेंड करता है हर एक पर्सन पे, लेकिन जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं फिर भी उनको इतना टाइम लग जाता है 6 to 8 मंथ। सर वीज़ा मैच के लिए यूएसएमएलई में वीज़ा मैच क्या है? यूएसएमएलई वीज़ा मैच, वीज़ा का मतलब होता है वीज़ा अप्लाई करना होता है आपने कि मुझे जी मैं अमेरिका आना चाहता हूँ, मुझे वीज़ा दे दें। मैच ही होता है कि आपने स्टेप 1 स्टेप 2 कर लिया, सब कुछ कर लिया हुआ, तो आप उनसे आपको पीजीशिप मिल जाती है, आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। सर प्लैब और ओईटी और एनएलई फॉर एफएमजी ये वेबिनार भी जी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो है वो प्लैब पे होगा और फिर ओईटी पे होगा, एनएलई के लिए हो चुका है। सर प्लैब भी दे सकते हैं, विदाउट एनएलई दे सकते हैं जी। डू यू नो अबाउट एनी स्पॉन्सरशिप समथिंग लाइक दिस टू ऑब्जर्वरशिप? जी इंशाल्लाह हम आपको स्टूडेंट्स को कुछ वो ईमेल एड्रेस देंगे जिन पे आप ऑब्जर्वरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हम इधर लिंक शेयर करेंगे। सर व्हेन यू बाय यू वर डिटेक्टेड इन द इनिशियल स्टेज, मैंने कब व्हेन टू बाय वो मैंने आंसर कर दिया। सर ओईटी का क्या है? फर्स्ट एड मेडी जी, ये वेबसाइट का लिंक डॉक्टर अमाद ने शेयर किया, firstaidmedicine.com.pk, इसको देख लें। जो स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, तो उधर से सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। सर हाउ मैनी क्वेश्चन ऑफ द यूवर शुड बी डन इन अ डे? जी आप जब शुरू करेंगे तो आपसे 20 एमसीक्यू भी मुश्किल से होंगे, लेकिन अगर आप 20 शुरू में आपके 20 एमसीक्यू एक्सेप्टेबल है, फिर आपने इसको बढ़ाना है, 30 पे लेके जाना है, फिर आपने 40 पे लेके जाना है। तो 40 पर डे अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, 50 कर लेते हैं और अच्छा है, 60 कर लेते हैं और अच्छा है, लेकिन अगर आप 40 का नंबर चल रहा है तो ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में आप 20 भी मुश्किल होंगे।
रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च जितनी इसकी जितनी इम्पोर्टेंस है बहुत इम्पोर्टेंट है रिसर्च। ये जब से स्टेप 1 पास और फेल हुआ है तो रिसर्च की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। सर फर्स्ट एड मेडिजी फ्री है? नहीं, फर्स्ट एड मेडिजी फ्री नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये फर्स्ट एड मेडिजी के जो लेक्चर्स हैं हम पर मंथ तकरीबन 4 लाख फीस इसके वेबसाइट के जो चार्ज अखराजात हैं, जो दूसरी चीज़ों के अखराजात हैं, तकरीबन 4 लाख बनते हैं जो हम पे करते हैं। और ये तकरीबन साल में आपका आधा 50 लाख रुपया बनता है जो वेबसाइट फर्स्ट एड मेडिसिन वेबसाइट जो पे करती है। तो ये फ्री तो नहीं हो सकते, इसलिए इनकी सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स की। सर फॉरेन ग्रेजुएट को सर्जन में रेजिडेंसी मिल जाती है? डिपेंड ऑन के उनका स्कोर कैसा है, मिल सकती है। सर मैचिंग का क्या क्राइटेरिया स्कोर है? मैचिंग के लिए क्राइटेरिया जी देखें, स्कोर क्राइटेरिया उधर नहीं है। सिर्फ अगर आप है ना स्कोर की बेस पे मिल जाएगा, स्कोर स्टेप 1 स्टेप 2। स्कोर एक चीज है और उसके बाद आपकी ऑब्जर्वरशिप्स हैं, आपके इलेक्टिव्स हैं, आपकी रोटेशन है अमेरिका में, आपकी रिसर्च है। तो मैच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर, ऑब्जर्वरशिप्स, रोटेशंस एंड रिसर्च। इन सब को देख के वो मैच मिलता है। सर कॉम्पिटिटिव फील्ड कौन सी करूँ? आमतौर पे जो हमारे इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं वो इंटरनल मेडिसिन में जाते हैं। फर्स्ट एड मेडिसिन आ गया स्लैब। सर यू मेक जी इंशाल्लाह। जो कुछ फाइल जब हमने फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर बनाए थे उसमें कुछ फाइल करप्ट हो जाती हैं तो उनको हम इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे। मोर लेक्चर बन रहे हैं इसके। सर अगर एक दफ़ा मैच हो रहा है तो चेक हो जाए? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मैं इनको जी ये जो वेबिनार की रिकॉर्डिंग है ये अवेलेबल हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और फर्स्ट एड मेड इजी पेज और फर्स्ट एड मेड इजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा, मैं सॉरी उन स्टूडेंट्स से, रियली सॉरी जिनके अभी तक मैं आंसर नहीं कर सका। सर यू वर्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूएसएमएल स्टेप 1 में? एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते, कुछ रिपीट होते हैं, कुछ वही एक दो एमसीक्यू रिपीट हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वही होते हैं, रिपीट नहीं होते। कंसेप्ट वही होते हैं। जो यूवर्ड के यूवर्ड क्यू बैंक होता है उसके स्टेम बिल्कुल उधर नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्ट वो आएंगे। सर जी अभी आपकी इराज एप्लीकेशन में उस बाद में जी डॉक्टर अहमद सर एनएलई का जो वेबिनार हुआ था उसका रिकॉर्ड वही है, कहीं से मिल सकता है? जी वो डॉक्टर मिनाहिल वो अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन हाउ टू ये एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे। शहरियार सर हाउ टू कैन कंटिन्यू बोथ जॉब एंड एमएलई प्रिपरेशन? मुश्किल है लेकिन हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। यूएसएमएलई में आपको डेडिकेटेड होकर बैठना पड़ता है और जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग करते भी। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, मेरी सजेशन ये होगी कि जब आप यूएसएमएलई करने लगे तो जॉब क्विट कर दें। नहीं दोनों नहीं, आप एक ही सुन ले तो काफ़ी है, ये फर्स्ट एड मेडिजी या बीएमपी। लेकिन आपको जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब स्टूडेंट्स उर्दू में कोई कंसेप्ट समझते हैं तो वो चीज़ें मेनली फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर की जो अच्छी जो यूनिकनेस है वो ये है कि उसमें एक तो आपको वो लाइनें याद हो जाती हैं कि, और दूसरा उधर एमसीक्यू भी आपको पता चल जाता है कि ये वाले एमसीक्यू हैं, तो आप साथ साथ जो है वो करते जाते हैं, वो हाईलाइट करते जाते हैं, तो आपको वो दोबारा पेज मेमोरी बन जाती है।
रिवाइज करना आसान हो जाता है। दूसरा स्केच छोटी छोटी आपने जब भी फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर सुनने हैं तो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर सुनते हुए जो डायग्राम मैं बनाऊंगा तो उसको आपने छोटा सा ड्रा कर लेना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करने लगे तो आपने जो छोटी सी वो डायग्राम बनी होगी ना एक साइड पे, उसको आपने देख लिया कर, तो जल्दी से रिवाइज हो जाए। सर ऑस्ट्रेलियन एग्जाम के बारे में बता दें। जी इंशाल्लाह एएमसी उसे कहते हैं, एएमसी तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एग्जाम, उसके बारे में वेबिनार होगा। सर रिसर्च के बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वेबिनार में, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च आपने करनी है, और जितना रिसर्च की अब बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। जी इंशाल्लाह रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह करते हैं, इस पे वेबिनार होगा, हम करेंगे इंशाल्लाह। सर अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद थैंक यू, और जन्नत फिरदौस में, आमीन आमीन। और सर मेड माय कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू डॉक्टर। सर अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर फॉर सच अ प्रोडक्टिव वेबिनार, इट इज हेल्पफुल टू प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम रैंडम सोर्स बिफोर बाइंग a your subscription. Thank you Dr. Sijal. Dr. Riba Abdullah, can you get recording of this session inshallah. सर पीएमसी और पीएमडीसी की अपडेट, आप हाँ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, आपने अपनी तैयारी करते रहें, आप पीएमसी और पीएमडीसी की तरफ फोकस ना करें, चाहे पीएमडीसी हो या पीएमसी हो, करनी आपने फर्स्ट एड ही है। तो जब करना सोर्स एक है तो पीएमसी रहे या पीएमडीसी है, उसमें आप ना पढ़ें। जी ये डॉक्टर अमाद ने जो फर्स्ट एड मेडिजी पेज है उसका लिंक शेयर किया है, तो उसको आप देख सकते हैं, और उन्होंने फर्स्ट एड लेक्चर का भी लिंक शेयर किया है। थैंक यू डॉक्टर अमाद। सर यूएसएमएलई के लिए हमारे प्रॉफ के मार्क्स मैटर होते हैं। जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर किसने पूछा है, डॉक्टर ईशा, इस सॉरी प्रोनाउंसिएशन खान। जी बिल्कुल मैटर नहीं होते, आपके एमबीबीएस के कितने स्कोर थे, कितने आपने बड़े जबरदस्त स्कोर लिए, कम लिए, ये मैटर नहीं होते। यूएसएमएलई में स्कोर क्या है ये मैटर होता है। आई थिंक एएमसी दे सकते हैं, लेकिन आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। सर इट इज हेल्पफुल टू प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम रैंडम सोर्स बिफोर बाइंग योर सब्सक्रिप्शन। कर सकते हैं, रैंडम क्वेश्चन हमेशा जबरदस्त है। प्राइस ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, जी ये आप वेबसाइट से देख लें। सर एमसीक्यू के बारे में डॉक्टर जूम यूजर, जी जो जो स्टेप 1 की सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट एमएडीजी लेक्चर की, ये तो डॉलर में नहीं है, तो इसलिए ये सस्ती पड़ती है। तो ये तकरीबन 3 मंथ की 14,000 है, और 6 मंथ की 20,000, ये जो फर्स्ट एमएडीजी लेक्चर की सब्सक्रिप्शन है। और 1 ईयर की आई थिंक 35, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये याद है कि 3 मंथ की 14,000 है, 6 मंथ की 20,000 है, और 1 ईयर की 35,000, आई थिंक यही है। तो ये फर्स्ट टाइम एडी डायरेक्टर की जो सब्सक्रिप्शन की है वो ये है। अच्छा सर एमआरसीपी के लिए बारे में, जी एमआरसीपी के बारे में इंशाल्लाह हम वेबिनार करेंगे। सर हाउ मच फॉर फर्स्ट टाइम एडी, जी मैंने बता दिया। सर थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा कंवल, थैंक यू, इट वाज ग्रेट एज ऑलवेज, जजाकल्लाह। थैंक यू डॉक्टर सिद्रा। एमआरसीपी यूके, एमआरसीपी आयरलैंड, एमआरसीपी यूके, थैंक्स सर एंड टीम। प्राइस ऑफ फर्स्ट एड मेडिजी, डॉक्टर जूम बताया मैंने। सर एनएलई के लिए भी फर्स्ट एड की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जी एनएलई के लिए क्यों नहीं, फर्स्ट एड की, फर्स्ट एड तो मस्ट है, फर्स्ट एड मस्ट है, यूएसएमएलई के लिए, एनएलई के लिए, एफसीपीएस के लिए, सब। रिसर्च के बारे में भी वेबिनार इंशाल्लाह होगा, एमआरसी पे भी होगा। डॉक्टर अब्दुल, फ्री ट्रायल वीडियोस, फ्री ट्रायल वीडियोस आपके जो फर्स्ट एड मेडिसिन की वीडियोस हैं वो आपके उधर ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। आपने एसिड बेस बैलेंस देखना है, जो बच्चों को कभी समझ नहीं आया। आप जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं वो सुन लें, वो चाहे जिस की भी हैं, वो कैप्लन की हैं वो, लेकिन एसिड बेस बैलेंस की एक 15 से 20 मिनट की वीडियो है जो फर्स्ट एड मेडिसिन की है, और उसके बाद आपको एसिड बेस बैलेंस में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप
क्योंकि आपने पढ़ा भी है, आपने गाइडेंस में पढ़ा, आपने एसिड बेस बैलेंस आपने मेडिसिन में पढ़ा, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ नहीं आता। और लेक्चर में भी आपने सुना होगा, बहुत से लेक्चर सुने होंगे, लेकिन आपने फर्स्ट एड मेडिसिन की 20 मिनट की वीडियो सुननी है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको एसिड बेस बैलेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो यूएसएमएल के क्वेश्चन होंगे, वो भी उसी 20 मिनट की वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। और तो आपको उससे पता चल जाएगा कि और चाहे उससे पहले आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे 10 वीडियो देख लें एसिड बेस बैलेंस पे, और फिर वो वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो वीडियो कितनी इजी वे में आपको एसिड बेस बैलेंस, जो कि एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है, जो कि पीजीज को भी थोड़ा प्रॉब्लम उसमें होती है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। सर विच बुक बेस्ट फॉर एमसीक्यू? थैंक यू डॉक्टर ज़ैनब सफदर, शाहिद खान और अमजद आमिर, thank you for your positive feedback. Your lecture are very helpful. Thank you very much, sir, for making these lectures. Thank you, Dr. Amjad. काजिम, डॉक्टर काजिम, आप कर सकते हैं, अभी भी आप यूएसएमएल कर सकते हैं एफसीपीएस के बाद भी। फिर एनएल खत्म हो गया है या नहीं? अभी तक नहीं खत्म हुआ, और आगे पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि खत्म